Hello, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITians Care by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लास्ट क्लास में कुछ रेंज के ऊपर 12 क्वेश्चन कर चुके थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और एक दो क्वेश्चन देखते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने है। यहाँ पे देखिए मुझे रेंज निकालनी है इस क्वेश्चन की। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता था, मैंने 3 स्टेप बताए थे रेंज निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप डोमेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो आप ऑब्जर्व करिए कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। देखिए e टू द पावर x का फंक्शन है, तो e टू द पावर फंक्शन का ऐसे कुछ बनता है। क्लियर? चलिए, तो आप समझ सकते हो इसमें x की कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो। x कुछ भी ले लेता है, मतलब रियल नंबर, तो x की कुछ भी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। क्लियर है आपको? तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारी क्या, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, हमारी रियल नंबर। ओके, चलिए, तो अब हम इसकी सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम इसकी रेंज निकालनी है। तो उसके लिए मैंने को क्या करना चाहिए, इसका 3 स्टेप आपको बताए थे। तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि रीडिफाइन करता हूँ इस फंक्शन को, क्योंकि इसमें हमारा रीडिफाइन द फंक्शन कैसे करेंगे हम। यहाँ पे mod x दिया हुआ है, तो आपको पता है mod x कैसे खुलता है, x की तरह इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस x की तरह इफ़ x लेस देन 0 हो, ठीक है। तो उसी फैक्ट का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो पहला केस लेता हूँ मैं, ऐसे बनाता हूँ, रीडिफाइन करता हूँ पूरा फंक्शन बाय। तो मैं लेता हूँ e टू द पावर x, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट ये हो जाएगा e टू द पावर x की तरह इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया, और नीचे वाला कितना हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, मतलब ax आपका पॉजिटिव की तरह खोला है हमने, यदि x ग्रेटर देन 0 होगा। और x लेस देन 0 होगा तो कैसे खुलेगा, e टू द पावर x माइनस, और ये वाला x खुलेगा माइनस की तरह, माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। चलिए, अब देखिए आप सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया e टू द पावर माइनस x को हम लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन e टू द पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप जब ऐसे करोगे थोड़ा सा और, तो ये ऊपर 0 हो गया कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और ये कितना हो जाएगा, इसको मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस, सॉरी ये ऊपर माइनस था, प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, तो ये कितना हो गया, इधर भेज दो e की पावर 2x माइनस 1, और नीचे e टू द पावर x e टू द पावर कट जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे कुछ। तो ये फंक्शन आपका रीडिफाइन होकर क्या आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे कुछ आ गया है। तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2 केस बना सकता हूँ। एक केस वन में बोल सकता हूँ क्या कि इफ़ x लेस देन 0, इफ़ x लेस देन 0, तो सॉरी पहले x ग्रेटर देन ले लेता हूँ, पहले x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो कितना होगा y इक्वल्स टू अपना 0 आ गया, मतलब y इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सी लाइन, x एक्सिस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट मैं बोलूँ केस टू में बताता हूँ इफ़ x लेस देन 0, इफ़ x लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन क्या आया, बाई जो फंक्शन वो है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है। चलिए, मैं इस फंक्शन का डील करता हूँ। कैसे डील करूँगा, देखिए यहाँ पे अब मैं यहीं बनाता हूँ, देखिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपके सामने बाई इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता होगा मैं एक कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें क्या होता है, जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है, पहले मैं एक बार उसको प्लस करता हूँ दोनों को, पता होगा ये चीज़। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे लिखा हुआ है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस सी अपॉन डी, तो ये क्या होता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यूज करिए ये फंडा। या फिर पहले मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले ऊपर माइनस कर दूँ, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, दोनों ही आप ऐसे ही कर सकते थे। तो मैं इसको कोई भी आप लगा लो, ये वाला चाहिए वाला मैं लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ यूँ, बाई प्लस 1 अपॉन बाई माइनस 1 इक्वल्स टू, नीचे 1 मान लेता हूँ मैं, 1 ही होगा जब कुछ नहीं है, तो e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस
नीचे वाला कितना था e⁻²x, एक माइनस अंदर जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि -1 से -1 कट गया और ये e⁻²x ये कट गया, तो आपको क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x अपॉन -2। तो अब इससे क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या हुआ -e⁻- हो जाएगा। चलिए अब इसको आप और रीडिफाइन कर सकते हैं कैसे, इस बात को मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। देखिए मतलब आपको ये मिला है y+1 अपॉन y-1, तो आपको ये मिला है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या होगा e⁻²x इक्वल्स टू y+1 अपॉन 1 - y, ये y-1 था तो मैंने 1 - y कर दिया, मैंने log ले लिया, तो कितना होगा ln y+1 1 - y। ठीक है, x कितना हो गया आपका, हो गया 1/2 ln 1 + y या y+1 सेम बात है। तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। आपका जो फंक्शन y = f(x) था, अब वो आपका कन्वर्ट, मैंने बोला था क्या करते हैं x = f(y) बना लेते हैं। अब तो वो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, मतलब ये जो फंक्शन बन गया है x किसके रूप में, फंक्शन ऑफ y के रूप में आ गया। अब y के बारे में अपन कमेंट कर सकते हैं, और यदि हम y के बारे में कमेंट कर सकते हैं तो आपको वही y का जो भी मिलेगा वही आपकी उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, गिवन फंक्शन की। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करिए ये जो अपन ने सेकंड केस बनाया था, क्या केस था, उसमें x क्या लिया था, x <0 लिया था। तो मैं बोलूँगा कि जो कंडीशन आपने सेकंड केस की बनाई थी x <0, तो यहाँ पे x क्या था आपका 1/2 ln 1 + y 1 - y <0, ये हो जाएगा आपका। 2 पॉजिटिव होता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 + y अपॉन 1 - y <0। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम इस ln को हटाएंगे तो क्या होगा 1 + y अपॉन 1 - y, और ये इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, बट इसको ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्यों, क्योंकि ln का आप ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, कौन सी, यहाँ पे ऐसे इसको कैसे डील करोगे, इसको करोगे ऐसे 1 + y अपॉन 1 - y, एक ए और दूसरा ए। ठीक है, तो इसको एक हो गया ए वाला, एंड दूसरा हो गया क्या 1 + y अपॉन 1 - y की वैल्यू आपकी 1 से छोटी, एक इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और एक इसकी वैल्यू 1 से छोटी। तो इसको कैसे डील करते हो, इसके रूट आपको ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका था। कैसे होता है, आपको इसको लिखोगे y+1, इसको y-1, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो साइन चेंज कर देगा, और दोनों का बाद में क्या करोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे। तो कर लेते हैं, चलो y-1 <0, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक रूट इसका -1, एक 1, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस देन वाला, मतलब y बिलोंगिंग टू -1 से 1। ठीक है, क्लियर है। और इस वाले को कैसे करोगे, सेकंड वाले को, इसमें बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, सॉल्व तो कर ही सकते हो। 1 + y, इसको इधर ले लो, तो -1 + y अपॉन 1 - y <0, माइनस से माइनस कट गया, 2y अपॉन 1 - y <0। तो इसको मुझे यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 2y अपॉन y -1, मैंने आपको बताया था y-1 लिख लेंगे तो इसका रूट्स 1 मिल जाएगा आपको। तो यदि 1 - y को y-1 लिखा तो -1 बाहर निकाला होगा, -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा। तो इसके 2 को बाहर निकाल दो, 2 पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे, तो ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब इसका रूट कितना है y - 0, तो एक रूट 0 एक 1, प्लस माइनस प्लस मुझे चाहिए ये दोनों, मतलब y बिलोंगिंग टू -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, चलिए अब ये दो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिए, तो आपको एक इसका और इन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। तो कैसे लोगे, एक है -1, एक 0, एक 1, मतलब एक बोलता है सर -1 से 1 के बीच में चलो, ये वाला, और ये बोलता है कि नहीं सर 0 से इधर चलो और 1 के इधर चलो, तो कॉमन रीजन कौन सा है, यही वाला। तो y बिलोंगिंग टू -1 से 0, ये आपका आंसर आ गया केस 2 का। ठीक है, ये आपने जो सेकंड केस बनाया था, ठीक है, केस 2 का आंसर आ गया। फिर फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे, फॉर फाइनल आंसर आप क्या करोगे, केस 1 है, केसेस के डिफरेंट केसेस के बीच में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि अपन डिफरेंट केसेस के बीच में क्या लेते हैं, यूनियन। तो केस वन में क्या मिला था आपको, केस 1 में क्या मिला था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मतलब y की वैल्यू जो होनी चाहिए इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। और केस 2 में क्या मिला, जब y लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0 हो तो y की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो मतलब केस 1 बोलता है कि y इक्वल्स टू 0, और केस 2 बोलता है कि y की वैल्यू आपकी -1 से 0 होनी चाहिए, मतलब 0 को आप क्लोज कर दो, तो फिर कुछ नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंगिंग टू -1 से 0 क्लोज। ठीक है, तो दिस विल बी योर, y की वैल्यू आ गई तो y ही आपका क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए आपका आंसर यहाँ पे निकल गया है क्वेश्चन का, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है,
तो मैं बोलूँगा आपको वीडियो को पॉज करिए और इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये मुझे रेंज फाइंड करना है इस फंक्शन की। तो सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, डोमेन को फाइंड कर लीजिए, पहला स्टेप, क्योंकि डोमेन से मुझे बहुत सी चीज़ें आइडिया लग जाती है। तो डोमेन में बात करूँ तो डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, एक्स यदि मैं बोलूँ ln x है, तो ln x में देखो ln x का ग्राफ यदि आपको पता होगा, ln मीन्स मतलब क्या होता है, लॉग जिसका बेस e हो x, तो इसका ग्राफ क्या होगा, यूँ कुछ होगा। ये पॉइंट क्या होता है 1,0। तो x की क्या वैल्यू ले रहा है, x मतलब राइट साइड वाला सब कुछ ले रहा है, बट जीरो नहीं ले रहा है, जीरो पे इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब r प्लस, ठीक है। और r प्लस को हम कैसे लिखते हैं, 0 to इन्फिनिटी, सही बात है। बट यहाँ पे एक बात क्या है, ये ln x नीचे बैठा हुआ है, तो एक पॉइंट मैंने यदि 1 डाल दिया 1, तो ln 1 क्या हो जाता है 0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब इसमें से आपको एक पॉइंट हटाना पड़ेगा, दैट इज़ 1। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस बात को अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 पे तो ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे आप क्या करो, यूँ बना दो। मतलब मैं इसी पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूँ तो एक मुझे ऐसा हो जाएगा, ये 1 है तो 1 पे आप होल बना दो और एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात यदि आपको समझ में आती है तो ये तो डोमेन हो गई। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, तो वही मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया कि y को x के, मतलब x को y के फॉर्म में लिखो। तो y इक्वल्स टू 1/x, तो कैसे लिखोगे, ln x इक्वल्स टू 1/y, तो x कितना हो गया e⁻, 1/y, ठीक है। अब e⁻x की बात करूँ तो ये तो ऐसे कुछ होता है, ये पॉइंट 0,1, तो e⁻x क्या होता है, मतलब e⁻x की मैं बात करूँ तो ये तो रियल नंबर सब कुछ वैल्यू ले लेता है, बट यहाँ पे 1/y है, तो y की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करता तो 1/0 कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, तो उसमें से आपको 0 को नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं यदि y की बात करूँ तो y आपका सब कुछ ले सकते हो एक्सेप्ट 0, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये फंक्शन जो है ना e⁻x, देखो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ऊपर ही ऊपर होती है, ठीक है, क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अब बस इसकी ये तुम्हारी रेंज हो गई। तो भाई आपको चाहिए था वो निकल गया। अब एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेंज ऑफ, इसी का ही टाइप लेता हूँ, y इक्वल्स टू x अपॉन ln x, चलो x अपॉन ln x ले लेता हूँ। तो ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के डोमेन आपसे बोल रहा हूँ तो डोमेन तो आप तुरंत निकाल दोगे, डोमेन तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका क्या होगा रियल नंबर, इसका डोमेन क्या होगा रियल नंबर नहीं, हाँ रियल नंबर नहीं, r प्लस, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि ln x है ना तो इधर इधर वाला, उसमें से लेकिन एक वैल्यू हटानी है आपको, कौन सी, जिस पे 0 हो रहा है 1, ठीक है। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, मतलब r प्लस माइनस 1। इस फंक्शन की डोमेन क्या आई दिस, बट मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूँ तो रेंज आपसे नहीं निकलेगी, क्यों निकलेगी अभी, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना मेरा कन्वर्टिबल नहीं है, मैं मतलब x को y के फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। जैसे इस फंक्शन को मैंने कन्वर्ट कर लिया था, ये क्या लग गया था x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, बट ये इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे फंक्शंस की जब रेंज निकालनी होती है ना, तो हमको EOD में हमको बहुत से कंसेप्ट पता होने चाहिए, कौन से, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद मोनोटोनिसिटी, तो वहाँ पे हम ऐसे फंक्शंस की रेंज हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आनी चाहिए ये बात। ये चीज़ जो है ना अभी आपसे इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, इसका हमको कैसे निकलेगी, जब हम EOD और मैक्सिमम मिनिमा जानते होंगे तो हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ यदि बन जाएगा तो ग्राफ का आप तुरंत आप इसका मतलब मैं बोलूँ आपको इसकी रेंज आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको यदि इसका डायरेक्टली यदि ग्राफ की बात करूँ तो डायरेक्ट इसका ग्राफ एक्चुअली कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं इसका रफली डायग्राम में आपको बताऊँ तो कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसा कुछ ले, मैंने बोला ये वाला पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है E, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, U उसके बाद U ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ऐसा बनता है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये लाइन है, इस पे असिम्प्टोट है और ये बढ़ रहा है ऐसे कंटिन्यूस, तो ई पॉइंट पे ये मालूम है यहाँ पे मतलब ए ऐसा होता है, पहले ये फंक्शन डिक्रीज़ किया, मतलब कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ किया, ये 0 से, तो 0 से 1 में ये डिक्रीज़ किया, यूनियन 1 से ई में भी डिक्रीज़ किया। देखो ये पॉइंट यदि मैं 1 बोल रहा हूँ तो 1 से ई डिक्रीज़ करता है, बट ई के बाद ये ई से लेकर इन्फिनिटी में ये
इंक्रीज़ करता है मैक्सिमम मिनिमम में, जब आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। और इसकी मैं फिर रेंज की बात करूँ तो कोई बच्चा देख के बोल देगा इस ग्राफ को, देखो ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक, बट 0 से ई में तो ग्राफ ही नहीं है, देखो नहीं है ना, तो वो चीज़ हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या होगा, यूनियन ई से लेके ऊपर सब कुछ है, तो ई टू इन्फिनिटी, ये इसका मैं बताता, अच्छा ई ले रहा है वैल्यू, ई लेता है ना, ई ले रहा है, तो ई पे क्लोज हो जाएगा, तो ये इसकी रेंज आएगी। और एक कैसे निकलेगा, वी विल डिस्कस इट इन मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी, क्योंकि ये आपको सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगी, और मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ आपको आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक्चुअली हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, फाइंड द डोमेन ऑफ आई कैन से दैट पाई इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3, तो ये सी क्या है, ये NCR है। NCR मतलब जो आपको बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताया जाता है, और आपको इसमें क्या बोलते हैं, PNC में भी आपको NCR वगैरह से आप डील करते हो, ठीक है। PNC प्रोबेबिलिटी में आप इसके कंसेप्ट को यूज करते हो, तो आपको पता होगा कि यदि इस टाइप का, इसमें बोला डोमेन बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। या फिर मैं डोमेन रेंज भी पूछ लेता हूँ, तो रेंज भी कैसे निकालेंगे, तो सोचिए आप इस क्वेश्चन को, आपको जब NCR पढ़ाया जाता है तो आपको पता होगा NCR को यदि डिफाइन होना है, NCR को यदि आपको डिफाइन होना है तो 3 कंडीशन बताई जाती है, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, सेकेंड r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और थर्ड कंडीशन बताई जाती है आपको क्या, कि r की वैल्यू n की वैल्यू जो है वो 1 और 1 से बड़ी होनी चाहिए, पता है। मतलब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे n कितना है, n आपका ये है, और r कितना है आपका, ये आपका r है, मतलब 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 होना चाहिए, पहली कंडीशन, इसको सॉल्व कर लेना आप। सेकंड, अब r को मतलब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स। 3 कंडीशन है, तीनों का क्या लोगे आप, कंडीशन हैं, तो उनका इंटरसेक्शन ले लोगे आप, तो आपको x में आपको जो भी मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, क्लियर। तो मैं आंसर बताऊँ, आंसर शायद ये आएगा आपका, ठीक है, तो ये कर लेना आप, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस टाइप के आपको स्टेप्स करना आपको आने चाहिए। जैसे लॉक के लिए बताया था, लॉक के लिए आपको बताया लॉक को डिफाइन होना है तो क्या कंडीशन होती है, वो सब ऐसे ही एक क्वेश्चन इस टाइप का था, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ये एक्चुअली हम इसके बारे में आपको बेसिक पहले बता चुके हैं, कहीं पे लिखवा चुके हैं आपके इसके बारे में, याद करिए जहाँ पे हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ाई थी वहाँ पे हम इसके बारे में लिखवा चुके हैं आपको, ठीक है। और जहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में आपको बताया था वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं। तो होता क्या है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, 2 फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल या आइडेंटिकल कब बोलते हैं, जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हूँ। क्या क्या, पहली कि डोमेन ऑफ फंक्शन f डोमेन ऑफ फंक्शन g दोनों की इक्वल हो, मतलब डी एफ जी डी जी के इक्वल हो। सेकंड, रेंज ऑफ फंक्शन f और रेंज ऑफ फंक्शन g मतलब g दोनों इक्वल हों, ठीक है। और कहीं कहीं पे होता है कोडोमेन भी लिखा रहता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन f एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन g, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम हो, देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, f(x) और g(x) दोनों फंक्शन इक्वल हों कहाँ कहाँ पे, इन उनकी कॉमन डोमेन में, मतलब या फिर इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि उन फंक्शन के ग्राफ सेम हो, x और मतलब x जहाँ पे बिलोंग कर रहा है या तो डोमेन ऑफ f में या फिर डोमेन ऑफ g में, उनमें जो भी कॉमन डोमेन है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इस पर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चंस क्या है आपको देखना है, चेक वेदर द गिवन फंक्शंस आर इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। मैं बोलूँगा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जो हम बेसिक कर रहे हैं वो फंक्शन इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो हम वो चीज़ कैसे चेक करते हैं, उनकी पहले डोमेन देखते हैं, डोमेन यदि इक्वल हुई तो फिर हम उसकी रेंज देखेंगे। यदि पहला स्टेप ही आपका डोमेन मतलब उन दोनों की इक्वल नहीं हुई तो फिर हम रेंज की और ग्राफ की बात ही नहीं करेंगे, डोमेन से ही कमेंट कर देंगे कि फंक्शन हमारे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, f(x) 1/x है और g(x) x/(x²), दो अलग अलग फंक्शन है। अब इन फंक्शन की बात करूँ तो इसमें डोमेन ऑफ f बात करूँ तो क्या होगा, ये x की हर वैल्यू ले लेगा रियल नंबर एक्सेप्ट एक वैल्यू दैट इज़ 0। मैं इसकी
डी जी की बात करूँ, मतलब डोमेन ऑफ जी एक्स की बात करूँ, तो ये भी ऐसा ही है। मतलब एक्स यहाँ ऊपर भी एक्स, ऊपर के लिए एक्स बिलोंगिंग टू आर, नीचे एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एक वैल्यू दैट इज़ 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, वही मिलेगा आपको नीचे वाला, एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस आई कैन से एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस 0। ठीक है, तो देखो दोनों की डोमेन सेम आ गई, अच्छा डोमेन सेम आ गई, तो फिर अब हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हमको रेंज भी चेक करनी पड़ेगी। तो रेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है बाई इक्वल्स टू 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1/s। तो बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, बाई कुछ भी ले लेगा वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये रेंज आ गई इस फंक्शन की। ठीक है, इसकी रेंज आ गई। तो अब इसकी बात कर लेता हूँ, तो ये फंक्शन आपको लिखा हुआ है जी इक्वल्स टू x/x²। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और इस पर मैनिपुलेट करूँ तो x को इससे काट सकता हूँ, ये 1/x ये भी हो गया, तो ये दोनों फंक्शन ही सेम हो गए। मतलब ये फंक्शन जी भी उतना ही हो गया, वो भी उतना ही हो गया, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, रियल नंबर -0। मतलब दोनों फंक्शन ए भी मतलब बाई इक्वल्स टू 1/x हो गया और जी ए भी 1/x हो गया। मतलब दोनों फंक्शन सेम हो गए, दोनों ग्राफ सेम हो जाएंगे, रेंज भी सेम हो जाएगी, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, दोनों आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन को ही हम इक्वल फंक्शन बोलते हैं। होप दिस अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, मैं इस फंक्शन की बात करूँ ln2⁴x, तो ln2⁴x में, तो अब मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ f की बात करूँ तो ये क्या क्या ले लेगा, x की कौन कौन सी वैल्यू ले लेगा, ये देखो 2⁴x है, तो x तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 2⁴x की तरह है, तो रियल नंबर ले लेगा। चलिए अब इसकी डी जी की बात करते हैं, तो डी जी हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है एक्स हमारा किस में है, आर्गूमेंट की तरह है। तो हमको पता है कि यदि लॉग को डिफाइन होना है तो एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब आर प्लस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो डोमेन डी एफ डज नॉट इक्वल्स टू डी जी। अब हम रेंज की और ग्राफ की बात ही नहीं करेंगे, इसी से कमेंट कर देंगे कि ये फंक्शन नॉन आइडेंटिकल होगा। क्लियर है, दो क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए एक और करा देता हूँ मैं, चौथे 5वां आप खुद कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इसकी मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसकी क्या होगी, आपको पता है रूट को डिफाइन होना है तो क्या होना चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब नंबर लाइन -1 1 प्लस माइनस प्लस, मुझे ए वाला चाहिए, x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आ गई मेरी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, f की। और डोमेन ऑफ g की बात करूँ तो देखो ये दो फंक्शन मल्टीपल में है, तो इसकी अलग निकाल लो d1, इसकी अलग निकाल लो d2। दोनों मल्टीपल में है तो क्या करेंगे, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब इस वाले रूट को डिफाइन होना है, मतलब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और इस वाले फंक्शन को डिफाइन होना है तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, -1 1। तो एक बोलता है सर -1 से आगे आगे, एक बोलता है 1 से आगे आगे, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करो, इसकी डोमेन मतलब ये किसकी आई, डी जी की, और एक इसकी आई डी एफ की, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है इक्वल, मतलब आप क्या बोलोगे, दोनों ये फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट एन आई मतलब नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, बट अब कुछ से मैं ऐसे मान लीजिए आपको एक कंसेप्ट नहीं पता होता तो एक बच्चा क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, तो उसको लगता है कि सेम फंक्शन है। नहीं, डोमेन हम हमेशा उसी फंक्शन की, जिस फंक्शन में दिया है, जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में निकालते हैं, ना कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे होमवर्क के लिए बोलता हूँ, यदि आपसे नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना दोनों के आंसर, नहीं बने तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और आई कैन सी दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन मैपिंग। क्या है वो हम बता देते हैं आपको, इनका नाम पहले बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन। सेकेंड वन आई कैन से, इसी का ही नाम है 1 फंक्शन का ही, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसी का ही नाम है मोनोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे, सेकंड हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैनी वन फंक्शन, उसके बाद इनटू ऑनटू सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इंजेक्टिव। ठीक है, याद रखना, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या,
इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, इंजेक्टिव मैपिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब फंक्शन पढ़ाया था कि फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, सब एक ही बात थी, ठीक है ना। चलिए तो वन वन फंक्शन देख लेते हैं अपन। तो पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। डेफिनेशन आप देख लीजिए, डेफिनेशन क्या होता है। मैं बोलूँ अ फंक्शन एफ ए टू बी, आपको ये तो पता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए इसकी डोमेन, ए इसकी कोडोमेन। तो सेट ए जो है वो उसका डोमेन है और सेट बी जो है उसका कोडोमेन है, यदि एफ लिखा है तो, ठीक है। मैंने बोला था इज सेट टू बी अ एन वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी, ठीक है, क्लियर। मतलब यदि इंजेक्टिव मैपिंग बोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स को सेट बी में डिफरेंट एफ इमेज होना चाहिए। मतलब एक फंक्शन की एक ही इमेज होना चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बोलूँ, देखिए आपको ऐसे दिखाता हूँ कि ए मैं कुछ बना रहा हूँ मैपिंग के लिए। मैं बोलता हूँ दिस इज़ सेट ए, दिस इज़ सेट बी। मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ, लेट्स से एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे मैंने यहाँ पे भी ऐसे 3 एलिमेंट ले लिए। तो वन का इसका एक इमेज, इसका दूसरे का अलग इमेज, तीसरे का अलग इमेज। यदि ऐसा कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो ये फंक्शन वन है। यदि मैं आपको ऐसा कुछ बोलूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बट ऐसे यहाँ पे 5-6 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था यदि फंक्शन है तो फिर आपको पता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होना चाहिए सेट बी में। बट सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के हो सकता था ऐसे हो जाए कि ऐसा कुछ मैंने आपको बताया, जैसे मान लो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बट इस वाले का हम चाहते तो इसी के साथ बी के साथ कर सकते थे, बताया था, क्लियर। तो बट हमको यहाँ पे यदि वन बनाना है तो इस फंक्शन की मुझे कोई ऐसी मैंने बना दिया लेट्स से इसके साथ। तो अब देखो ये तीनों वैल्यू, मतलब जो सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेट बी के एलिमेंट्स में अलग अलग है कि नहीं है। बट आप बोलोगे ये एलिमेंट्स बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो हमको वैसे ही पता है कि फंक्शन होने के लिए इनका कोई इम्पैक्ट थोड़ा ना होता है। इम्पैक्ट तो हम हमेशा सेट ए के एलिमेंट्स से ही हम देखते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन, मैं आपको बोलूँ y = f(x), तो x में कंट्रीब्यूट कौन करता है, सेट ए कर रहा है कि नहीं, बट y में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सेट बी, ठीक है ना। वो तो आपको ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ें, आपको बेसिक ऑफ फंक्शंस में जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 6 में, तो आपको ये सब चीज़ें बताई थी मैंने अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा फंक्शन को कैसे हम फंक्शन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट वगैरह बताया था उसके पहले, बेसिक्स भी बताए थे, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता होगा। तो देखिए ये भी फंक्शन है, इसको भी आप क्या बोलोगे, वन होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई मतलब थ्योरी वाली बात। अब यदि आपको क्वेश्चन चेक करना है कि ये फंक्शन वन है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास 3 अप्रोच हैं। वो अप्रोच क्या है, तो 1 बाय 1 हम सारी अप्रोच देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट अप्रोच इज एनालिटिकल अप्रोच। ये क्या बोलता है कि मैं बोलूँ इफ़ f(x) इज सेट टू बी वन फंक्शन। मतलब मैं बोलूँ कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के हर एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं या फिर मैपिंग बना रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, उस फंक्शन को चेक कैसे करूँगा। तो चेक करने के लिए क्या है, कुछ नहीं, आपको क्या करना होगा कि आपको, यदि आपको ए फंक्शन है f(a)(b), तो आप क्या करो, सेट ए के 2 एलिमेंट्स लो, x1 एंड x2, किसी भी दो एलिमेंट्स पे आप चेक कर लो। उन 2 एलिमेंट्स पे आप बाई चेक कर लो। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ इस बात का, मैं बोलूँ इफ़ एफ ऑफ इस 2 एलिमेंट पे मैंने f(x) में x1 किया, तो f(x2), यदि आपने ऐसा किया और आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू x1 x2 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वो फंक्शन वन होगा, ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि x1 x2 जो आपने उठाए थे वो कहाँ से होंगे, सेट ए से होगा, ठीक है, एंड f(x1) और f(x2) जो होंगे वो सेट बी के होंगे, क्योंकि आपको पता है ये तो f(x1) क्या है, एक्चुअली तो बाई 1 है ना,
क्योंकि ये फंक्शन आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है, उसमें आप x यहाँ पे x1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा y1 बन जाएगा, x यहाँ x2 पुट करोगे तो y2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेट बी के हो गए। तो और किसके लिए, फॉर एफ सच दैट ए टू बी में। ठीक है, यदि मतलब आपने एफ एक्स वन और एफ एक्स टू स्टार्ट किया, आपने क्या दो पॉइंट उठाए, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ था कोई भी, उस फंक्शन में आपने x1 और x1 पुट किया, x2 पुट किया, दोनों को इक्वल किया, और यदि इक्वल करने के बाद सॉल्व करने के बाद x1 x2 के इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे, वो फंक्शन हमारा बन है। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो जाए, यदि मान लीजिए आपको गिवन है x1 x2 दो पॉइंट, आपने क्या किया x1 x2 में चेक करते हुए fx1 fx2 पे ला दिया, तो हमारा तो भी फंक्शन बन होगा, मतलब ये बात उल्टी भी चलेगी। ठीक है, समझ में आना चाहिए। और यदि मान लीजिए, और यदि फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा। मैनी वन मतलब वो भी आपको आगे टर्म्स हम बताएंगे। मैनी वन मतलब एक से ज़्यादा से वो मतलब एसोसिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 चेक फॉर 1 1। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसको 1 1 चेक करना है, तो मैंने क्या किया, दो पॉइंट उठाए, मतलब यदि ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये फंक्शन जो एफ था वो ऐसे कुछ था ए टू बी, मतलब ए इसकी डोमेन थी, बी इसकी कोडोमेन थी, तो मैंने इसमें से एक पॉइंट उठाया x1, दूसरा पॉइंट उठाया x2, तो f ऑफ x1 लिया। ठीक है, तो f ऑफ x1 लिया, x1 यहाँ पे पुट करोगे तो x1 प्लस 4 हो जाएगा, तो वो एसोसिएटेड हुआ होगा b के इस किसी एलिमेंट के साथ। यहाँ पे मैंने x2 उठाया ये वाला, तो ये सेट b के मतलब किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो वो आपको x2 प्लस 4। अब अपने क्या किया कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 किया, तो क्या होगा x1 प्लस 4 x2 प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, आपको क्या मिला x1 इक्वल्स टू x2, मतलब एफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 किया था आपने, तो आपको x1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया। इट मीन्स कि आपका फंक्शन क्या है, योर फंक्शन इज 1 1। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, सोचने वाली बात। इसको आप थियोरेटिकली कैसे सोचोगे, आपने क्या किया कि y1 और y2 को इक्वल किया, और y1 और y2 को इक्वल करने के बाद x1 x2 इक्वल आ जाए, मतलब क्या हुआ कि आपको एक वैल्यू पे, हर एक y की वैल्यू पे हर एक x ही हो रहा है। समझ में आ रही ना बात, इसको ऐसे सोच सकते हो आप। और इसी में नोट में अगर लिख दूँ कि इफ़ आई कैन से एनी फंक्शन इज नॉट 1 1, यदि वो 1 1 नहीं है 1 1, देन इट विल बी मैनी वन। ठीक है, ठीक है, उसमें हम आएंगे, हम अभी आगे चल के वो एक्चुअली उसकी भी कंडीशन बताएंगे आपको, मैनी वन होगा वो फंक्शन, ना कि वो 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है, और आपके बोर्ड एग्जाम में यही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, बोर्ड में यही चलती है। आपको क्या करना होता है कि आप उस फंक्शन में x1 x2 मतलब दो वैल्यूज़ ले लो, उस दो वैल्यूज़ पे आप fx1 ले लो और fx2 ले लो, दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद यदि आपको x1 x2 के इक्वल आ जाए तो आप बोलोगे क्या कि वो फंक्शन 1 1 है। ठीक है, चलिए मेथड 2 देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड अप्रोच यही है, बोर्ड में आपको क्वेश्चन करने होंगे तो इसी से ही करने होते हैं। अब ग्राफिकल अप्रोच में आपको बताता हूँ, तो इसको कैसे डील करोगे आप ग्राफिकल अप्रोच को, कि यदि आपको मैं बोलूँ, अच्छा पहले आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको बोला था जैसे यदि कोई फंक्शन है, मतलब एक मैंने एक बना दिया, एक कोई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, प्यारा बोला y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो मैंने बोला था कि एक लाइन खींचो वर्टिकल, यदि वो फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये कट कर रहा है, एस कट कर रहा है, बट मैंने बोला यदि मैं इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, मतलब मैं इस फंक्शन को इसको लिख दूँ y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो रूट एक्स का ग्राफ कितना बनेगा, इतना। तो आप यहाँ पे एक लाइन मतलब बड़ी वर्टिकल लाइन खींचो तो एक बार कट करेगा, तो ये फंक्शन होगा, मतलब ये वाला फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही एक कंसेप्ट है मेरा ग्राफिकल अप्रोच क्या है, 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए, कि आपको क्या करना है, एक कोई भी फंक्शन दिया है आपको ऐसा कुछ, लेट से ऐसा कुछ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, कोई भी लाइन खींचते तो इतनी बहुत सारी लाइन खींच दी, वो जो लाइन है वो उस फंक्शन को एक बार कट करना चाहिए। देखिए एक बार कट कर रही है, देखिए समझ में आ रही बात। यदि एक बार कट करे तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप सोच सकते हो कि देखो हर पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई मिल रहा है, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई मिल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ बताई थी मैंने कि
f(x1) इक्वल्स टू f(x1) मतलब y1 इक्वल्स टू y2 किया आपने, तो आपको x1 x2 मिल गया। यदि मैंने आपको बोला उल्टा भी कर सकते हो, हर x1 पे सोचो कि x1 इक्वल्स टू x2 किया और वो y1 इक्वल्स टू y2 आ जाए, तो वो भी आपका 1 1 की कंडीशन होती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं इसी पे ग्राफिकल अप्रोच पे, और इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए आप ग्राफिकल फंक्शन को चेक, मतलब ग्राफिकली 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए ये अप्रोच है। क्या है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, देन इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो एक एग्जांपल बोल लूँ तो देखिए, जैसे मैं बोला बाई इक्वल्स टू ln(x), तो ln(x) का ग्राफ पता होगा आपको कैसे बनता है। ln(x) मतलब क्या होता है, लॉग जिसका बेस ई हो, तो वो मैंने बताया था बेस कुछ भी हो वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा 1,0। तो आप एक्स एक्सिस के पहले कोई भी लाइन खींचो ऐसे, तो देखो ये कितनी बार कट कर रहा है सबको, एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है ना, तो मतलब ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 फंक्शन। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि y इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स कैसे बनता है, कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस के पहले लाइन खींची ऐसी, तो देखिए ये कितनी बार कट कर रहा है 2 बार, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है तो फिर ये क्या होगा, दिस विल बी मैनी वन। मैनी वन मतलब क्या हुआ, वो 1 1 मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे 1 1 मतलब क्या हुआ कि मैं बोलूँ एक बाई पे, देखो एक बाई पे कितने एक्स मिल रहे हैं, एक ही एक्स मिल रहा है। इस बाई पे कितना एक्स मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है। इस बाई पे कितना एक्स मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है। बट यहाँ पे देखो मैं इसकी बात करूँ, एक बाई की वैल्यू, एक कोई बाई की वैल्यू है, कितने एक्स मिल रहे हैं आपको, 2 एक्स मिल रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों ही अलग अलग होंगे। मैं इस वाले की बात करूँ, ए बाई की वैल्यू तो सेम होगी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, बट कितने एक्स मिल रहे हैं आपको, 2 एक्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, कभी ऐसा ग्राफ बन जाए लेट से, ऐसा कुछ लेट से। ठीक है, आपसे बोला एक लाइन खींचो, आपने सिर्फ लाइन खींच दी, तो देखिए ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3। तो देखो एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, एक से ज़्यादा बार कट करेगी तो वो 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली आप समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट अप्रोच होती है, थर्ड अप्रोच, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेथड 3 देख लेते हैं। मेथड 3 जो होता है दैट इज़, इसके लिए आपको एक्चुअली मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बट आपको नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मोनोटोनिसिटी ये हमारा ईओडी का चैप्टर है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसका मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होता है इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब जो कंटिन्यूस बढ़ रहा हो, और इंक्रीजिंग मतलब वो अलग होता है एक वर्ड, और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब जो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, होता क्या है, तो इसके बारे में आपको मोनोटोनिसिटी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बट अभी आप यहाँ समझिए कि इफ़ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करता है तो उसके लिए कंडीशन होती है दैट इज़ कि उसका जो हम डिफरेंशिएशन लेते हैं f'(x), वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू उसकी डोमेन में। ठीक है, या तो यदि वो कंटिन्यूसली, ये साइन किसका बनाया मैंने, इंक्रीजिंग का, मतलब बढ़ रहा हो कंटिन्यूसली, ऐसे कुछ बढ़ रहा है, तो इसका f' जो निकालोगे आप वो क्या होगा, f' और f'(x) दोनों सेम बात है। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, और ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसका f'(x) या f' मतलब f' लिखूँ मैं या फिर मैं f'(x) लिखूँ, दोनों सेम बात है, कन्फ्यूज मत होना ये क्या आ गया। तो यदि कोई फंक्शन, ये क्या है मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये वाला फर्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए f' हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, और ये सेकंड है f' लेस देन 0 कहाँ पर होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो उसका मैं लिख देता हूँ, एंड इफ़ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो मतलब कहाँ पे होगा, f' लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो या फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली ही हो। ठीक है ना, और यदि ऐसा कोई फंक्शन हो, लेट से मैंने बोला देखो यहाँ पे ऐसा कुछ, तो
तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन यहाँ तो बड़ा, फिर घटा, फिर बड़ा, फिर घटा, बड़ा, तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हुआ, ये स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। स्ट्रिक्टली कौन सा होता है, यदि मैं आपको बोलूँ y इक्वल्स टू एक्स क्यू, तो आपको ये ग्राफ पता होगा ये कैसे बढ़ता है, यूँ कुछ होता है, मतलब ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। बट मैं आपसे बोलूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, ये पहले ऐसे घटा फिर बढ़ा, घटा बढ़ा, मतलब तो ये पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो ये ना तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली हमारा इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन हमारा क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है। दिस इज नॉन मोनोटोनिक, मतलब ये मोनोटोनिक ही फंक्शन नहीं होगा। बट ये क्या है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एक्स क्यू, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन जो हमारा स्ट्रिक्टली या तो वो इंक्रीज करे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे उसकी खुद की डोमेन में, तो वो फंक्शन हमेशा मेरा बन होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा तो आप एक लाइन खींचोगे मतलब बाई एक्सिस के पैरेलल पे, तो वो हमेशा उस फंक्शन को एक ही बार कट करेगा, ठीक है। चाहे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो, दोनों के लिए सेम बात होती है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो कि ये चीज़ जो मैंने आपको बोली है इसको आप लिखोगे, ऐसा हो रहा होगा देन फंक्शन इज़ 1 1, ठीक है। मतलब यदि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले बड़े फिर घटे फिर बड़े फिर घटे, इस टाइप का होगा तो वो फंक्शन हमारा नॉन मोनोटोनिक होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए तो अब कैसे करेंगे इस चीज़ को चेक, हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक क्वेश्चन से करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो मैंने आपको क्या किया, ए वाला फंक्शन है, तो मुझे पहले मैं इसकी डोमेन की बात करता हूँ। तो डोमेन तो आपको इसको दिख रहा होगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर रियल नंबर, ठीक है। चलिए क्योंकि एक्स की हर वैल्यू ले लेगा ये। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकाला तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 4x + 5, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो कि ये फंक्शन मुझे चेक करना है एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो एक तो अप्रोच है कि आप इसका ग्राफ बना लो, बट आपको ग्राफ नहीं बनाना तो डी से चेक कर सकते हो। डी निकालो, डी कितना होगा -4, डी जानते हो डिस्क्रिमिनेंट 4 × 3 × 5, तो कितना होगा 16 - 20 × 80, मतलब ये जो भी आया ये वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू, मतलब डी आपका लेस देन 0 है। और इसमें ए क्या है आपका 3, दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ जो भी होगा वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब ये कभी भी रियल रूट नहीं देगा। तो रियल रूट नहीं होगा तो इसके लिए मैं यदि बात करूँ तो इसका जो एफ एक्स है, एफ एक्स यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और मैंने आपको बताया चाहे वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, तो वो हमेशा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, मतलब कुछ भी हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब ए नहीं, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, बट ए जो फंक्शन है एफ एक्स, ये जो हमारा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये वाला तो पैराबोला बन रहा है, इससे नहीं चेक करते हम, ये तो हमारा जस्ट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया, ये हमको क्या बता रहा है कि एफ जो होगा ना, एफ जो होगा वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यदि वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो फिर फंक्शन क्या होगा हमारा, हमको क्या चेक करना था, फंक्शन इज 1 1 होगा, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट लिख सकता हूँ मैं लास्ट में, ये 3 अप्रोच मैंने आपको बता दी। कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको इन तीनों अप्रोच में से जो भी आपको सूटेबल लगे दिखे, मतलब आपको वही लगा देनी है। और मैं बोलूँ इफ़ फंक्शन इज नॉट 1 1 और नॉट 1 1 देन इट मस्ट बी मैनी वन, ठीक है। यदि फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो फिर पक्का वो मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हम सेकंड देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनी वन, या फिर मैं बोलूँ नॉट इंजेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव बताया था 1 1 को, तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा तभी मैनी वन होगा, या फिर नॉट 1 1, ठीक है। ये तीनों नाम इसीलिए यूज करते हैं मैनी वन के लिए। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, तो डेफिनेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो वो क्या होगी, वो सिर्फ मतलब आप समझ लीजिए जो 1 1 नहीं है, जो 1 1 के लिए जो कंडीशन थी वो आप हटा दो, तो जो कंडीशन 2 और बचेंगी वो मैनी वन के लिए हो जाएंगी। तो देखिए अब फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी मैनी वन फंक्शन कब बोलूँगा मैं, जब 1 1 के लिए क्या था कि उसका एक एलिमेंट हर एलिमेंट की मतलब अलग अलग डिफरेंट एफ इमेज होना चाहिए सेट बी में, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक नहीं है, एक से ज़्यादा, मतलब 2 और मोर,
2 or 2 or more elements of set A have the same f image in set B। ठीक है, यदि ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम बोलेंगे वो फंक्शन मैनीवन होगा। तो ये डायग्रामिकली मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, देखिए आप यहाँ पे अच्छी तरह समझना। ये मेरा A है, ये मेरा B है। मैंने बोला यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेता हूँ कुछ, x1 x2 x3, और मैंने यहाँ पर ले लिए कुछ लेट्स से कुछ भी y1 y2 y3। ठीक है, अब क्या किया, x1 को मैंने y1 से जोड़ दिया और x2 को भी मैंने y1 से जोड़ दिया और x3 को मैंने y2 से जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर। ये क्या होगा, मैनीवन। क्यों मैनीवन होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहली बात तो फंक्शन होने के लिए मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट्स इंडल्ज होने चाहिए, वो इंडल्ज हैं एस हैं। बट सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो इंडल्ज हैं उसमें x1 और x2 वो है सिर्फ y1 से ही हैं। तो मतलब x1 और x2 y1 से हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैनीवन है, मतलब इसका 2 का 1 से मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मैनीवन हो गया। और x3 y2 से हो रहा है, y3 फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ इस टाइप का हो कुछ, देखिए आप समझना अच्छी तरह से। जैसे मैंने बोला यहाँ पे x1 x2 x3 और यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ y1 y2। ठीक है, तो x1 y1 के साथ, x2 y1 के साथ और x3 y2 के साथ, ऐसा भी है तो भी क्या है, मैनीवन है, एस है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो गया, हमारे मैनीवन के हो गया। तो मैनीवन के लिए हम यदि तीनों केस डिस्कस करें, जो मैंने तीनों अप्रोच आपको बताई है वन चेक करने के लिए, उसकी जस्ट रिवर्स होंगी। वो कैसे होंगी हम देखते हैं। तो पहला मेथड 1 बताया था आपको वन चेक करने के लिए, एनालिटिकल अप्रोच। तो यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच मैंने क्या बताई थी आपको कि आपको क्या करना है, 2 वैल्यू उठा लेनी है सेट ए में से। तो मैं वही करता हूँ सेम, इफ़ आपने x1 और एक वैल्यू x2 इन दोनों पर चेक किया और x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आई, इफ़ x1 की वैल्यू x2 के वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो f जो होगा, f मतलब fx, वो आपका क्या होगा, मैनीवन फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी ग्राफिकली, तो ग्राफिकली वन में क्या बताया था कि एक बार कट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इसी बात को कि बोलो इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस cuts a function more than 1 point, ठीक है, then function will be many one। क्लियर है कि आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू x एक्सिस, यदि वो उस फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो आप बोलोगे उस फंक्शन को मैनी वन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था साइन x, यहाँ पे ड्रॉ किया आपने तो ये पॉइंट 2 बार 2 यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की तो ये भी 2 बार कट कर रही है, यहाँ पे ड्रॉ की तो वो भी 2 बार कट कर रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि, और मैंने ऐसे कुछ ऐसे रैंडमली एक ग्राफ बना दिया ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एक लाइन ड्रॉ की तो देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार ऐसे कट कर रहा है। तो एक से ज़्यादा बार कट करे मतलब वो फंक्शन मैनी वन हो गया। ठीक है, और थर्ड अप्रोच मैं आपको बोलूँ जो मैंने उसके लिए बताई आपको मोनोटोनिसिटी वाली, उसके लिए क्या होगी मैनी वन फंक्शन के लिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मेथड 3। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स, यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन इट्स डोमेन, उसकी खुद की डोमेन में उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए, मैक्सिमम और यहाँ पे और लिखो और मिनिमम वैल्यू इन इट्स डोमेन, विच मीन्स ये फंक्शन जो होगा फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे समझिए आप अच्छी तरह से, जैसे मैंने आपको इतना बोला एग्जाम्पल कि लेट्स से ऐसा बनाया, इतना ग्राफ बनाया, ठीक, और यहाँ पे मैंने बोल दिया एफ है कुछ ऐसे 0 to पाई से लेके आई कैन से दैट 0 to 1। तो वो ऑब्जर्व करिए, और फंक्शन जो है आपका वो एफ एक्स है, वो है आपका साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए आपका फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है, बट आपको कितना लेना है इस एफ एक्स का, डोमेन कितनी दी है, उसने दी है 0 to पाई में। देखिए 0 to पाई में इतना ही बनेगा ग्राफ, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा क्योंकि इसका डोमेन ही उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन बताया 0 to पाई। ठीक है, चलिए, तो 0 to पाई में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस फंक्शन की
इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमको पता है π/2 पे। तो अब देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, पहली बात एस कंटिन्यूस है, मतलब कहीं ब्रेक तो नहीं है ना, नहीं है ब्रेक, कंटिन्यूस है। एंड इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो हमें यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी π/2 पे। वो कितनी है वैल्यू हमारी 1। तो जो 1 है वो उसकी डोमेन में आ गया है, क्या एस आ गया है। 0 to π में हमारा π/2 आ चुका है, आ गया, मतलब वो फंक्शन क्या होगा मैनी 1 होगा। इसको ऐसे भी आप इस थर्ड पॉइंट से चेक कर सकते हो, या फिर आप इससे भी कर सकते थे। ग्राफिकली आपने एक लाइन ड्रॉ की तो ये 2 बार यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। और यदि इसी फंक्शन को मैं मतलब y इक्वल्स टू साइन एक्स को ही मैं यदि मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा मैं इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूँगा। कैसे देखना, आप इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। तो ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, मैनी 1, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ अ मैनी 1 फंक्शन हम उसको 1 फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल दिखाया कि उसमें मैंने आपको डोमेन दिखाई थी 0 to π और उसकी को डोमेन बताई थी 0 to 1, ठीक है। वो फंक्शन लिया था क्या, f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपने देखा था कि f जो आया वो आपका आया था मैनी 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फंक्शन में f को मैंने क्या किया, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to π/2, ठीक है। और अभी भी इसकी को डोमेन में 0 to 1 ले रहा हूँ और फंक्शन ले रहा हूँ मैं f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स। तो अब देखिए 0 to π/2, 0 to π/2 में कैसे बनेगा ग्राफ, इतना बस, ठीक है। ये π/2 है, ये आपका 0 है, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करिए कि अब इस फंक्शन में मैं यदि बात करूँ 0 to π/2 में, अब यहाँ पे आप लाइन कहीं भी किसी पर लाइन ड्रॉ कर लो, आप देखेंगे कि एक मतलब एक पॉइंट पे एक ही मतलब एक एक्स की वैल्यू पे एक ही बाई देगा, या फिर एक बाई की वैल्यू पे एक एक्स देगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया भाई, आपका ये फंक्शन 1 फंक्शन बन गया। तो याद रखना कि किसी भी फंक्शन को आप मैनी 1 हो उसको आप 1 बना सकते हो यदि आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एक चीज़ और कि टोटल जो फंक्शंस होते हैं वो किससे बनते हैं, वो होते हैं हमारे, आई कैन से दैट 1 प्लस मैनी 1। तो 1 और मैनी 1 फंक्शंस को दोनों को मिला देंगे तो हमको टोटल फंक्शन निकल के आते हैं, ठीक है, क्लियर। तो कुछ नोट पॉइंट है, मैं आपको वो सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ। तो नोट डाल देते हैं हम। तो फर्स्ट नोट इज़, एक इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ नोट पॉइंट सारे 1 एंड मैनी 1 के कंबाइंड फॉर्म में। तो ये कुछ नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट इज दैट इज ऑल लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शन समझते हो जिसकी डिग्री 1 होती है, इस टाइप के y इक्वल्स टू ax प्लस b टाइप के, ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल मैंने बोला आपको ऐसे कुछ y इक्वल्स टू 5x प्लस 6, आपको क्या करना है 1 चेक करने के लिए बताया था आपको कि आप एक पॉइंट लीजिए x1, एक लीजिए x2। तो आपने f(x) यदि आपने माना है 5x प्लस 6, तो x1 पे करोगे तो कितना होगा 5x1 प्लस 6, x2 पे करोगे तो कितना होगा 5x2 प्लस 6, दोनों को इक्वल करोगे 6 कैंसिल हो जाएगा, आपको x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी लीनियर फंक्शन हो वो आपके हमेशा 1 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट। अब हम यदि लीनियर फंक्शन की बात कर चुके हैं तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी बोल देते हैं। सेकंड इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन देयर डोमेन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी डोमेन में वो क्या होंगे, हमेशा मैनी 1 होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन देयर डोमेन आर मैनी 1। तो थर्ड पॉइंट मैं बोल सकता हूँ ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स समझते हो आप, दैट इज मैनी 1 होते हैं। मतलब इस टाइप के y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू ax 4 पावर 6 पावर 8 पावर, इस टाइप से, ठीक है। मतलब उनकी पावर जो इवन हो उसकी डिग्री जो है ना वो आपकी, तो वो हमेशा पॉलिनोमियल होंगी, उनका ग्राफ आपको पता है इस टाइप के बनते हैं, इस पैटर्न की, ठीक है। तो ये सब ग्राफ के लिए हम यदि लाइन ड्रॉ करें तो ये हमेशा एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा। देखो यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन हमेशा मैनी 1 होंगे।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसी में मैं बोलना चाहूँ तो नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का फंक्शन हो, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप, ठीक है, तो वो भी हमेशा आपका 1 होगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बट इन दोनों फंक्शन में मैं बोलूँगा कि इनमें जो विद नो कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर वाला x-1 एक फैक्टर आ रहा है, दूसरे का उसका x+2 और नीचे वाले का भी एक फैक्टर x-1 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का नहीं होना चाहिए आपका, ऐसा होना चाहिए यहाँ x+1 हो और देखो इसका फैक्टर ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं विद नो कॉमन फैक्टर, तो वो हमेशा क्या होगा आपका मैनी 1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इनके रिलेट में आपको बता दिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, आप यदि सोच सकते हैं ऐसे। अदरवाइज़ मैंने आपको अप्रोच भी बता दिया, आपको कैसे चेक करना है, चेक भी करना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे बच्चे हुए दैट इज़ ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, और PNC से हम कैसे फंक्शंस को, नंबर ऑफ़ फंक्शंस देखते हैं, वो सब हमको देखना है। बट ये वीडियो ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा हो गया है, तो अभी हम आज के सेशन पे को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपको जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।